quickly recap whatever we studied in the earlier class, that is the Companies Act 2013. We saw all the definitions, that is 1956, then 1913, then 1882, and then it contains 470 sections, 7 schedules, 29 chapters, and all these things. We have to make sure that in case of insurance company, banking company, and company engaged in generation of supply of electricity, except where provisions inconsistent with Insurance Act 1938, Banking Regulation Act 1949, Electricity Act 2003, we should say that when inconsistent with their individual or specific act only, then the Companies Act will be relevant. Okay, Section 2 Clause 20 states the meaning of the company. So basically company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Basically we have some features of the company, and we saw that is the ITOP class, that is incorporation, association, transferability of shares, ownership separate from its members, perpetual succession, common seal, limited liability, artificial legal person, separate legal entities, and separate property and sue. All these things are there. Mekhoda versus Northern Assurance Company Limited, I've told you, and we have all these things. Okay, Salomon versus Salomon Company Limited, I would like to explain it once again. So basically ना यहाँ पर ना बेसिकली हमारा एक होता है कि हम लोग ना देखो सैलमन वाले कंपनी में ना अगर हम लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी जो है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी इज व्हाट? सो कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी जो है ना उसमें बताता है कि मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे कि इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट विच सेज कंपनी इज आइडेंटिफाइड एज ए सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन, दैट इज मेंबर्स आर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। वी हैव द केस लॉ सैलमन वर्सेज सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि सैलमन ना क्या करता है ना कि अपना जो कंपनी एक बनाता है उसमें ना जितना भी वो रहता है शेयर्स, उसका लगभग समझो कि पूरा का पूरा वो खरीद लेता है। बेसिकली सारा लाइक 20,000 पाउंड्स का वो शेयर्स लेता है और 10,000 पाउंड्स का वो डिवेंचर्स लेता है, जो कि वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो परचेज करता है। तो इस हिसाब से जब कंपनी ना लिक्विडेशन में जाती है और इसके साथ उसकी एक वाइफ, उसका जो 5 बच्चा था वो भी शेयर होल्डर बन जाता है। कंपनी का लिक्विडेशन होता है और कंपनी का लिक्विडेशन जब होता है तो जो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर थे यानी उसकी वाइफ और उसके जो बच्चे, वो लोग जाकर के कोर्ट में बोलते हैं कि ये जो आपको जो दिख रहा है ना वो एक शैम है, ये सिर्फ एक 1% कंपनी है, यहाँ पे जो मिस्टर सैलमन है ना वही पूरा सब कुछ संभाल रहे हैं, तो आपको पैसा इनको नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है ना, कोर्ट हेल्ड करता है ना कि हाउस ऑफ द लॉर्ड्स हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड शेयर होल्डर कैन नॉट बी लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली यही होता है कि जो अनसिक्योर्ड वाले वो सब थे जा करके, तो ये था कि सैलमन इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर इट्स डेट्स। तो देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ना पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी कहते हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस कोर्ट इग्नोर्स एंड डिसरिगार्ड्स द सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स एंड विल लुक बिहाइंड द लीगल फेसेस ऑफ द कंपनी टू सी द रियल फेसेस और कल्प्रिट्स। तो बेसिकली हमारे पास ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। हम लोग बोलेंगे व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ कंट्रोल रादर देन ओनरशिप। तो 5 केसेस होते हैं, हम लोग उसको बोलेंगे CRLSF। CRLSF उसी के बेसिस पे हमारे पास केस स्टडी भी है, हम लोग इसका भी निम्नलिखित बना लेंगे इसी बीच। तो CRLSF टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, या तो वो ट्रेडिंग को एनिमी है या फिर वो हमारा फ्रेंड है, को एनिमी या तो फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद है R टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स या रेवेन्यू बचाने के लिए। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी ना हमारा डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी आएगा। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स में ना डिनशो मानेकजी पटेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स आएगा 1927। L में आएगा टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जिसमें वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर आएगा। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज एज एजेंट्स में मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आएगा। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, इसमें आएगा हमारा गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने। तो बेसिकली पहले वाले में डैमलर आएगा, दूसरे वाले में डिनशॉ मानेकजी पटेट आएगा, वर्कमैन एम्प्लॉयड आएगा, उसके बाद हमारा आएगा मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट, उसके बाद गिलफोर्ड। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बन गया DDWMG। तो ये हमारा निमोनिक बन गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना पहले वाले केस में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। तो देखो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में क्या होता है ना, वर्ल्ड वॉर 1 का सिचुएशन था, यूके और जर्मनी दोनों का बनता नहीं था, यही था। तो डैमलर कंपनी और जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है दोनों रजिस्टर्ड था यूके में, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है ना सारे जर्मन एम्प्लॉयज थे, सब लोग जर्मन ही लोग हैंडल कर रहे थे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो। तो जजमेंट ना कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेडिंग विद कॉन्टिनेंटल कंपनी विल रिजल्ट इन टू ट्रेडिंग विद एनिमी, हेंस कॉर्पोरेट व्हील वॉज लिफ्टेड बाय द कोर्ट कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड। हम लोग पब्लिक
इंटरेस्ट को माइंड में रख के कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किए. फॉर दिस पर्पस द कोर्ट विल एग्जामिन द रियल पर्सन बिहाइंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेडिंग विद द वो सारा सेम. ओके, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स या रेवेन्यू की चोरी को बेसिकली चोरी करने के लिए, टैक्स या रेवेन्यू चोरी करने के लिए. ओके, सो वी हैव दिस वन केस दैट इज डिनशॉ मैनेक्जी पटेल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दैट इज 1927. जजमेंट का कोर्ट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेवेन्यू और टैक्स बचाने के लिए क्या हुआ, डीएमपी क्या किया. सबसे पहले तो 4 शैम कंपनीज बनाया ये, इनकॉर्पोरेटेड बाय डीएमपी टू इवेड टैक्स 1927. इनकम विल बी टैक्सड ऑन डीएमपी. देखो सबसे पहले डीएमपी का बिजनेस प्रॉफिट लेट्स से कि 70 करोड़ का था. 100 करोड़ का उसका बेसिकली समझ लो कि मान लो उसका ये था उसका टर्नओवर. ओके, बेसिकली लेट्स नॉट से टर्नओवर, उसका बेसिकली उतना पैसा था. ठीक है, अब ये जो इसका 100 करोड़ है ना, इसका तो 70 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, लेकिन ये जो 100 करोड़ इसके पास ऑलरेडी है ना, इसको 40 करोड़ ना टैक्सेबल हो जाता है इन हैंड्स ऑफ डीएमपी. तो ये क्या किया ना, शैम कंपनीज बना दिया 4, उसमें 25 ऐसे करके 4 जगह पे करोड़ों डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में. इनकम जो अर्न हुआ ना, अब जो टैक्स विल बी टैक्सड ऑन द शैम कंपनीज. चारों कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा. इससे क्या हुआ ना कि ये जो इसको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो ना इसके साथ मिला करके ना इनकम वगैरह सब इसको ना लोन में दे दिया डीएमपी को. डीएमपी क्या किया ना, उस लोन को कभी भी पे नहीं किया. तो ये ना टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दोज 4 कंपनीज आ गया. तो ये सारे के सारे शैम या शेल कंपनीज बोल सकते हो वो थे. हमारे पास थर्ड आता है ना, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. इसमें वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर था. अब देखो एआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ना क्या होता है ना कि वो उसका लीगल ऑब्लिगेशन होता है ना वर्कमैन को बोनस देना, बोनस एक्ट के रूल्स के हिसाब से. जैसे कि एग्जाम्पल है किसी की भी प्रॉफिट का परसेंटेज. अब देखो प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो बोनस भी कम देना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस जितना कम प्रॉफिट दिखाएगा उतना कम उसको बोनस देना पड़ेगा. तो कुछ वो षड्यंत्र रचा जिससे उसका प्रॉफिट कम देखा. क्या किया, सबसे पहले तो ना ये इलार्गो लिमिटेड में इन्वेस्ट किया. इलार्गो हमारा क्या हो गया, इलार्गो हो गया हमारा सब्सिडरी नहीं, बेसिकली टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन ना वो एक शैम कंपनी क्रिएट किया. उससे वो क्या किया ना कि जो डीएनएस अलाउंस बेसिकली डीएन और इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो रहता है ना, सारा देखो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हमारा 10 करोड़ था, 60 करोड़ टोटल हुआ ना, उसका 1% देना पड़ता ना. 1% कितना होता, उससे माइनस करो तो लगभग 60 लाख होता. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या किया ना कि ये जो 10 करोड़ था ना, ये दे दिया अपना जो है बट व्हाट एयर लिमिटेड दे ना 10 करोड़ वो शो नहीं किया, वो सब्सिडरी को दे दिया. या तो मान लो तो बोनस एक्ट नहीं है, मान लो कोई कंपनी को दिया जिसमें बोनस एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, उसमें दे दिया. तो अब इसका 50 करोड़ शो कर रहा है, तो 50 करोड़ इंटू 1%, तो एक हिसाब से वो 10 लाख का घोटाला कर दिया है ना, वो हो गया. तो ये जो हम लोग बोलेंगे ना, इसमें हम लोग ये बोलेंगे हेंस इट्स सेपरेट आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस बोल दो वाज ब्रश्ड असाइड रिजल्टिंग इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. यानी कि उसका जो सेपरेट आइडेंटिटी था, इट्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाज ब्रश्ड असाइड एंड रिजल्टेड इन द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. उसके बाद फोर्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. इसमें ना क्या होता है ना, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर. एक गाड़ी का कंपनी है बेसिकली मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट, उसमें ना वो गया ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी से ना लाइसेंस मांगने, लाइसेंस उसको नहीं मिला तो एक सब्सिडरी कंपनी बना दिया, एजेंट के बना करके उसको दिया, उसको एप्लीकेशन इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. ऐसा क्यों? द प्रिंसिपल या फिर पेरेंट कंपनी आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश कमिश्नर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इंडस्ट्रीज हिज नेम formed a subsidiary company who applied for license under its own name. Judgment था कि it was held by the court that the parent and subsidiary are one unit. दोनों ही एक ही इंसान होते हैं, एक ही यूनिट होते हैं. Only and application was further rejected, resulting into the lifting of corporate wheel by ignoring the statutory status of the parent company. ठीक है, फिफ्थ हमारा होता है ना कंपनी formed for fraud या फिर improper conduct or to defeat law. इसमें आता है गिलफोर्ड मोटर वर्सेस कंपनी वर्सेस हॉर्न. इसमें क्या होता है ना कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी ना बेसिकली उसका एक एम्प्लॉई है और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मिस्टर हॉर्न. तो मिस्टर हॉर्न ना एक अग्रीमेंट करवाते हैं गिलफोर्ड कंपनी लिमिटेड इससे कि जब तक तुम जॉब में रहोगे और जॉब को छोड़ोगे ना तो सेम बिजनेस या फिर कंपीटिंग नेचर का बिजनेस नहीं करोगे. उसको साइन कर देता है, वो उसको पता भी नहीं चलता है, वो एक नॉन कंपीटिंग क्लॉज पे साइन कर दिया और वो बाइंडिंग है ऑन बोथ हिज कंपनी और उसका मेंबर. तो बेसिकली क्या करता है ना, जब ये ना इससे निकल जाता है इसके कंपनी से, तो मिस्टर हॉर्न छोड़ देते हैं जॉब एंड वो एक कंपनी बना लेते हैं और उसकी जो वाइफ है उसको डायरेक्टर बना देते हैं, कुछ उसके फ्रेंड है, कुछ मेंबर्स हैं, उसको डायरेक्टर बना देते हैं. अब ये जो फ्रेंड्स और मेंबर्स है, उसकी वाइफ है ना, ये ना जा करके गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट करते हैं. सॉलिसिट मतलब कि ये इस तरीके का काम करते हैं कि बोलते हैं कि जो कंपनी पे आपको सामान मिल रहा है ना वो मैं आपको सस्ता में दूंगा, आपको अच्छा क्वालिटी में दूंगा, बेसिकली वो सब चीज़ होता है. तो फैक्ट आया ना कि हॉर्न ने साइन नॉन कंपीट क्लॉज
लेटर सॉलिसिट कर देता। जजमेंट था कि कोर्ट हेल्ड दैट मिस्टर हॉर्न वॉज द पर्सन behind the company and the person behind it was Mr. Horn and the non-compete clause will be applicable and binding on both। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे हम लोग बोल रहे थे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी वगैरह हम लोग कर चुके थे। सेक्शन 2 क्लॉज 22 गारंटी वाला, सेक्शन 2 क्लॉज 21 अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर्स में भी हमारा 2 तरीके का था ना, लाइक लिमिटेड बाय, अच्छा नहीं, लाइबिलिटी में ही था 3 तरीके का। ओके, उसमें हमारा ये सब था। उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी जो MOA हमारा कहता है वो, उसके बाद हमारा ये सब हमने कर लिया, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, अनलिमिटेड कंपनी वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर द क्लेम्स द ऑफिशियल लिक्विडेटर या तो रिसीवर मे कॉल द मेंबर्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। बेसिकली तो 2 ही होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, बेसिकली 2 होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर ही आता है OPC और स्मॉल कंपनी, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास 3 है, 3 या 4 बोल दो, OPC बोल दो, OPC 2 सेक्शन 2 क्लॉज 62, प्राइवेट कंपनी बोल दो सेक्शन 2 क्लॉज 68, स्मॉल कंपनी बोल दो सेक्शन 2 क्लॉज 85, पब्लिक कंपनी बोल दो सेक्शन 2 क्लॉज 71। अब हम लोग बात करते हैं OPC का। तो OPC जो है, OPC में ना हमारा मेंबर और एक नॉमिनी होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में समझा दिया है, जो कि मैं ये भी बता चुकी हूँ कि बेसिकली एक कोई इंसान है ना, वो दोनों कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता, दोनों कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता है। अगर किसी एक OPC का अगर मेंबर मर जाता है तो उसको ना टाइम मिलता है, उसको कितना टाइम मिलता है, उसको आई थिंक 180 डेज उसको मिलता है। ROC 180 डेज देता है चूज करने के लिए कि तुमको किस कंपनी, किस OPC का तुमको मेंबर बनना है। हम लोग बोलते हैं कि OPC इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हैविंग ओनली 1 मेंबर, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज C। इसमें हम लोग बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 62। ओके, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि 2 चीज़ में हमें सोचना पड़ता है, DI सब्सक्राइबर्स डेथ या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नॉमिनेशन क्लॉज में उसका नाम लिखना रहता है, रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 120 डेज में उसको रहना चाहिए। ओके, अब देखो ये सब हमने कर लिया था। ओके, बेसिकली हमने ये चीज़ पढ़ा था कि नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC एंड कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड OPC कांट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। OPC कांट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का, तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमारा आता है कि मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। तो R आ गया यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट्स का R आ गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, लिमिटेड आ गया। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, PP आ गया हमारा यहाँ पे, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक जो सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स securities of the company provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in the company jointly, they shall for the purposes of the clause be treated as a single member, provided further that persons who are in the employment of the company and persons who have been formerly, that is the employees in the employment of the company, were members of the company while in the employment and have continued to be member after the employment ceased। अब देखो इसमें समझने का बात क्या है कि वो जो 200 मेंबर्स हम लोग काउंट करते हैं वो किस तरीके से काउंट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग काउंट करते हैं प्रेजेंट existing current employees, यानी कि who are members of the company as well, तो do not include incoming of 200 members। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, फॉर्मर जो एक्स एम्प्लॉयज थे उसमें ही बिकेम मेंबर ऑफ द कंपनी while he was in the employment and holds the shares even after the employment till now, यानी कि अब तक। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना एग्जाम्पल्स का, उससे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये जो है कब हमारा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ये जो है देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लो कि ये एक कंपनी है, ओके, कंपनी है टाटा मोटर्स। इसका शेयर्स जो है एक एम्प्लॉय नहीं, अभी मेंबर वो बन के खरीदा, वो एम्प्लॉय नहीं था अभी, वो खरीदा। अब ना वो वहाँ के जा करके ना वहाँ का टाटा मोटर्स का वो एम्प्लॉय बन गया, तो वो अब तो उसके पास है। आज चेक किया जाए तो वो एम्प्लॉय भी है, मेंबर भी है, तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हुआ, फॉर्मर एम्प्लॉय नहीं हुआ, तो ये एक्सक्लूड किया जाएगा 200 में। हाँ, वो एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, 200 में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बेसिकली हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि टाटा कंपनी में ना जॉब ज्वाइन किया, वो एम्प्लॉय बन गया। अब जो ना वो लीव कर गया, जॉब को लीव कर गया। अब 2020 में ज्वाइन किया, 2021 में लीव किया, 2022 में क्या किया कि वो मेंबर बन गया, मतलब वो प्योर मेंबर बन गया, खरीद लिया। तो क्या ये फॉर्मर एक्स एम्प्लॉय था मेंबर वाइल एम्प्लॉयमेंट था क्या? वाइल एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो नहीं था। तो क्या इंक्लूड होगा 200 में? बिल्कुल होगा।
ओके। उसके बाद हमारे पास है कि 2020 में ना एम्प्लॉय बना, यानी कि एम्प्लॉय बना, ठीक है। तो उसके बाद ना फेब 2020 में शेयर्स बाय करता है और जुलाई में सेल कर देता है, सितंबर 21 में ना जॉब को लीव कर देता है और दिसंबर में फिर से परचेज कर लेता है। तो क्या नॉट इन एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है। मेंबर कब इंक्लूड होगा 200 में, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल कंपनी का। यहाँ पर स्मॉल कंपनी का ऑपरेशन होता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड होल्ड 62% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, टर्नओवर 42 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 1.5 करोड़। तो स्मॉल कंपनी का चीज़ है, तो स्मॉल कंपनी का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि जब वो छोड़ दिया ना जॉब तब वो उसमें 200 मेंबर्स में नहीं ऐड होगा। क्लैरिफिकेशन है कि शेयर्स अक्वायर्ड बिफोर एम्प्लॉयमेंट के पहले किया तो विल बी कंटिन्यूड अकाउंटेड एज मेंबर। अगर शेयर्स आपने एम्प्लॉयमेंट से पहले खरीदे तो वो आप मेंबर कहलाओगे। शेयर्स सोल्ड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद आपने शेयर बेचा एंड दोबारा खरीद लिया फ्रॉम ओपन मार्केट, तो वो भी काउंट किए जाएंगे 200 में। अदर हमारे पास सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है, ओपीसी हमारा 1 है। एंड आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ टू काउंट दीज मैक्सिमम 200 मेंबर्स। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ऑन टुडे, अभी तक तो कोई नहीं है ऐसा। स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड, स्मॉल कंपनी और ओपीसी हमारा प्राइवेट लिमिटेड होता ही है। स्मॉल कंपनी आता है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, मीन्स अ कंपनी other than a public company whose paid up share capital does not exceed 4 crore rupees and turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 crore rupees, यानी कि 4 करोड़ और 40 करोड़, 4 करोड़ और 40 करोड़। तो बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 4 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर उसका 40 करोड़ होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ लिखा हुआ है, 4 करोड़ रुपीज़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, यानी कि अगर प्रिस्क्राइब किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 10 करोड़ भी जा सकता है इसका पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान नहीं देना है। बेसिकली टर्नओवर हमारा 40 करोड़ तो होगा ही, लेकिन और सच हायर अमाउंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको 100 करोड़ भी बना सकता है। बट बेसिकली हम लोग याद रखेंगे 4 करोड़ और 40 करोड़। ये हम लोग बात करते हैं स्मॉल कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। एक्सेप्शन इसमें आता है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू इवन इफ दे कम अंडर द लिमिट गिवन अबव, यानी कि अगर इस लिमिट के अंदर ये सब चीज़ें भी आती हैं तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगी। कौन सी कंपनी नहीं कहलाएंगी? सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी इस लिमिट में आ रहा है तो वो नहीं कहलाएगा। सेक्शन 8 कंपनी, जो कि कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेज होता है, कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट से बनाया हुआ। ओके, हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि हम लोगों ने एलएलपी में पढ़ा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 25 लाख से 5 करोड़ रहता है और टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हमारा 40 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक हमारा रहता है। और अदर रिक्वायरमेंट्स कुछ रहती हैं, उसको समझने के लिए हम लोग स्मॉल कंपनी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ना बी लिमिटेड का 62% जो है वो शेयर्स होल्ड करता है, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल इसका 1 करोड़ है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 1.5 करोड़ है, इसका टर्नओवर 42 करोड़ है, टर्नओवर इसका 31 करोड़ है। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? सबसे पहले तो ये होल्ड कर रहा है ना, तो ये होल्डर हो गया ना, होल्डिंग कंपनी हो गया, ये सब्सिडरी हो गया। तो क्यों ऐसा होगा? इसका स्मॉल कंपनी नहीं है, क्यों होगा? क्योंकि ए और बी कंपनी ना ये पब्लिक कंपनी हो गया, पहला तो रूल हो गया। ए लिमिटेड ना होल्डिंग कंपनी हो गया, बी लिमिटेड हमारा सब्सिडरी कंपनी हो गया। ए लिमिटेड ना टू बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशंस उसी वजह से। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर हमारा 40 करोड़ नहीं है। ओके, तो डोनेशन एसोसिएशन इन सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनी इन्वॉल्व इन चैरिटेबल बिजनेस स्मॉल कंपनी नहीं होता है। स्पेशल एक्ट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट वगैरह नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं which is over here. ओके, सो वी हैव बीन गिवन पब्लिक कंपनी, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं इसका स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी, यानी कि ऐसा जो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी हो गया। यानी कि देखो, ए सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, देखो ये ए प्राइवेट कंपनी है। ओके, इसमें ना जो है 70% ऑफ पब्लिक मनी इसमें डाला हुआ है और ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, क्यों ये पब्लिक कंपनी है? वाई इट इज डीम्ड एज पब्लिक कंपनी फॉर कंप्लायंस ऑफ रिपोर्टिंग परचेज। देखो इसमें ना, देखो
प्राइवेट कंपनी में अगर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और वो अंडर पब्लिक कंपनी आती है तो वो प्राइवेट कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी समझो सेक्शन 2 क्लॉज 71, तो 2 क्लॉज 71 कहता है कि मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। तो ए लिमिटेड ना बी लिमिटेड का ना डीम्ड पब्लिक कंपनी हुआ। हमारा अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आ गया, शेयर्स जो है हमारा फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम हमारे नो लिमिट होते हैं। हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा ना सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85 हमने पढ़ा ना प्राइवेट कंपनी, उसी का जो फीचर्स है ना पीपीआर लिमिटेड उसका उल्टा कर दो हमारा पब्लिक कंपनी बन जाएगा। यानी कि पीपी क्या था हमारा बेसिकली वो इनवाइट नहीं कर सकता है ना प्राइवेट को फॉर परचेजिंग इट शेयर्स, लेकिन ये ना कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स। आर था रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। लिमिटेड था ना, यहाँ पे नो लिमिट टू मेंबर्स, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि हमारा जो मिनिमम मेंबर है 7 है, मैक्सिमम हमारा नो लिमिट है। ठीक है, अब बेसिस ऑफ कंट्रोल पे 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 और सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87। इसी के साथ हमारे एसोसिएट कंपनी भी होते हैं जो साइड बाय साइड हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। अब देखो होल्डिंग कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी यहाँ देखो, होल्डिंग कंपनी इज इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स द कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। देखो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स द कंपनी ऑन विच और विच सच कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, इसमें ना एग्जाम्पल देखो कि फेसबुक है, फेसबुक है और उसका जो होल्डिंग कंपनी है ना वो मेटा एआई है, मेटा कंपनी है। ठीक है, अब देखो इसमें ना कंपोजिशन बता रहा है कि अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है डायरेक्ट या नॉट। ओके, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अक्यूज्ड टू परफॉर्म एज पर योर डिस्क्रिशन। अब देखो 10 डायरेक्टर है, ओके, मेजॉरिटी या तो ऑल, मेजॉरिटी 61 है, ऑल हमारे 10 डायरेक्टर बीओडी हैं। सब्सिडरी कंपनी हमारा हो जाएगा फेसबुक, होल्डिंग कंपनी हो जाएगा मेटा। इसमें देखो पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन बी या तो ये है एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन 1/2 यानी कि 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर। ओके, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ओके, डायरेक्टली भी होल्ड कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी होल्ड कर सकते हो, या तो आप खुद होल्ड कर रहे हो तो किसी के साथ मिल करके आप मिल करके जो है 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। ओके, अब देखो एक एससी है, सब्सिडरी कंपनी है हमारा, यहाँ पर देखा जाए तो सब्सिडरी कंपनी है हमारा, आई थिंक ये है 4 5 6 7, तो ये $1 करोड़ का ये होल्ड कर रहा है ना, 6 जो है 6 ये 60 लाख है, आई थिंक $60 लाख, यानी कि ये 50% से ज़्यादा हो गया। तो 50 और 10 और ये वाला जो है ना 50% से ज़्यादा हो गया, तो 50% से ज़्यादा, बट इफ़ एग्जैक्टली 50% ना तो वो नहीं हो सकता होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है बेसिकली, सब्सिडरी कंपनी इज इन रिलेशन एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। and I hope ये clear है कि वो खुद भी होल्ड कर सकता है और दोनों के साथ होल्ड कर सकता है एक सब्सिडरी कंपनी को। प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर एक चीज़ जो कि है चेन इफेक्ट। अब चेन इफेक्ट क्या है इसे समझते हैं हम लोग। देखो ए है हमारा, वो यहाँ पर देखो ए है हमारा होल्डिंग कंपनी, बी का 55% होल्ड कर रहा है, बी सी का होल्ड कर रहा है 65%, डी का होल्ड कर रहा है सी 60%। देखो इस तरीके से चेन बन जाता है ना, ये डी हमारा अल्टीमेट सब्सिडरी हो गया, ए हमारा अल्टीमेट होल्डिंग हो गया। देखो ये इसका मेन होल्डिंग हो गया, होल्डिंग कंपनी, इसका होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी, इसका अब ये जो है ना होल्डिंग कंपनी, इसका ये सब्सिडरी, इसका ये होल्डिंग, ये स्टेप डाउन ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। अब देखो होल्डिंग कंपनी ए ना सब्सिडरी कंपनी का 60% लेता है और सी का 45% डायरेक्टली लेता है। तो ये ना, अच्छा ये देखो बेसिकली 3 कंपनी है, ए बी का 60% होल्ड करता है, बी सी का 20% होल्ड करता है और ए ना सी का 45% जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी ना ए होल्ड कर रहा है बी से, ठीक है 20%। देखो तो ए सब्सिडरी ए जो है होल्डिंग बन गया कैसे, डायरेक्टली तो वो 45% कर रहा है, सब्सिडरी अपने सब्सिडरी से वो 20% करवा रहा, तो 45 + 20 हमारा 65 इज ग्रेटर देन 50%। हम लोग बोलेंगे कि होल्डिंग कंपनी है हमारा ए।
अब देखो यहाँ पर देखो ए ना डायरेक्टली 45% ले रहा है, बी में वो 20% लगा रहा है, 20% उसका होल्डिंग है, लेकिन बी के थ्रू ये इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं ले रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली ये ना होल्डिंग कंपनी नहीं बन सका। ये क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तो 45% कंट्रोल कर रहा है ना, बट इनडायरेक्टली नहीं है। 45% इज लेस देन 50%। हम लोग बोलेंगे कि जब तक पूछा जाए नहीं कि होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो क्या है, तब तक एसोसिएट कंपनी नहीं लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे नो होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन। अब हम लोग बोलेंगे क्लैरिफिकेशन क्या है कि टोटल वोटिंग पावर मींस इक्विटी शेयर कैपिटल मोर देन 50% रिक्वायर्ड, एग्जैक्ट 50%, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी इवन इफ इट कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एज इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be a public company। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो एक सब्सिडरी है किसका, अरे पब्लिक कंपनी का, तो वो प्राइवेट कंपनी क्या होगा, अरे पब्लिक कंपनी होगा। यही तो मैंने समझाया था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी है। तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है? देखो एसोसिएट कंपनी में यहाँ पर ना ए 60% होल्ड कर रहा है किसी कंपनी का, 20% होल्ड कर रहा है, 10% होल्ड कर रहा है, 50% होल्ड कर रहा है किसी कंपनी का। आई होप कि ये विजिबल है, इफ़ नॉट देन आई होप कि अब विजिबल है। ओके, सो बेसिकली अब देखो हम लोग का ना यहाँ पर अगर लिमिट देखा जाए 20% से लेकर के मिनिमम 20% से लेकर के अगर 50% तक अगर होल्ड कर रहा है किसी कंपनी का, यानी कि अगर वो 19% है तो भी नहीं, 19.55% है तो भी नहीं, 51% हो गया तब भी नहीं, 50.5% हो गया तब भी नहीं, 20% से 50% तक अगर किसी कंपनी का वो होल्ड कर रहा है ना तो वो एसोसिएट कंपनी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि 50% से ज़्यादा हो गया तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, 20% से कम हो जाएगा तो वो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, देखो ये हो गया एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब देखो हम लोग बोलते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बोलते हैं कि एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी कि वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ द पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट, यानी कि 20 से 50%। जॉइंट वेंचर दो है, जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर मीन्स joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangements, यानी कि 50.5% हो जाएगा तो सब्सिडरी ना बन जाएगा। जॉइंट वेंचर यानी कि एकदम एक्जैक्टली 50% है तो दोनों का बराबरी का हक है, तो उनका जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू नेट एसेट्स। ठीक है, इंक्लूड जॉइंट वेंचर एज वेल। इसमें हम लोग बोलते हैं, देखो नोट टू कीप इन माइंड क्या है, फॉर काउंटिंग वोटिंग पावर, काउंट करोगे ना तो पेड अप शेयर कैपिटल जनरली नो वोटिंग राइट्स। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर स्पेसिफाई कर तो नो वोटिंग राइट्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ना बाय डिफॉल्ट नो वोटिंग राइट्स रहता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नो वोटिंग राइट्स रहता है, लेकिन डिबेंचर्स और ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में भी नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो क्लैरिफिकेशन में क्या है कि 20% और मोर इज रिक्वायर्ड बट अप टू 50% ओनली। ठीक है, अप टू 50% ओनली, यानी कि एक्जैक्टली 50% हो जाएगा ना तब भी वो एसोसिएट कंपनी है। 50% से ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, अरे वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा ना उस कंपनी का, और वो सब्सिडरी बन जाएगा। इफ़ गिवन इन क्वेश्चन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो आप इग्नोर कर देना, कोई भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रहेगा तो इग्नोर कर देना उस बात को। आप लोग देखना कि वो लिमिट इसको पार कर रहा है कि नहीं। इफ़ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना तब समझना पड़ेगा, दो अल्टरनेटिव है आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, और आपको एक नोट भी डालना पड़ेगा आंसर में। सबसे पहला अज्यूम करते हो कि वोटिंग राइट्स आप गिवन है, देन टेक इन द कैलकुलेशन। अगर वोटिंग राइट्स दिया हुआ है तो आप कैलकुलेशन लो और उसको आप लोग लिख देना नीचे में कि इट इज अज्यूम्ड दैट वोटिंग राइट्स इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अजम्पशन अगर लेते हो कि नो वोटिंग राइट्स इज गिवन तो उसको आप कैलकुलेशन में मत लेना। एंड दिस वाज दी एसोसिएट कंपनी जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज 6। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बेसिस पे हमारे दो तरीके के कंपनी है, लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52 और अनलिस्टेड कंपनी। बेसिकली स्मॉल डेफिनेशन, कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, बोलो BSE, NSE provided such class of companies which have listed or intend to list its securities in consultation with SEBI। आप या तो लिस्ट करा चुके हो या तो आप कंसल्ट करने वाले हो कि सेबी में लिस्ट कराने के लिए। shall not be considered as listed company, अगर नहीं तो which have listed or intend to list its securities in consultation with SEBI shall not be considered as listed company। I think it shall be।
ओके। अनलिस्टेड कंपनी होते हैं ना, कंपनी अदर दैन लिस्टेड कंपनी, हमारे सारे के सारे अनलिस्टेड कंपनी होते हैं, यानी कि जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, आई होप कि यहाँ पर जो है ना नॉट नहीं होगा, शैल बी कंसिडर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि देखो कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE प्रोवाइडेड सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज इन कंसल्टेशन विद सेबी शैल बी कंसिडर्ड, या इट शुड बी शैल बी, ठीक है। अदर कंपनीज हमारे 6 तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42, डॉर्मेंट कंपनी या तो स्लीपिंग कंपनी बोल दो सेक्शन 455, सेक्शन 8 कंपनीज तो खैर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। निधि कंपनी 406 क्लॉज 1, उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको PFI बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 72। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45, अब देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, इसमें आपको बस छोटा सा छोटा चीज़ याद रखना कि 51% से कम नहीं पेड अप शेयर कैपिटल हो, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। देखो सिंपल डेफिनेशन है CSP सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली, ठीक है। CSP देखो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय any state government or governments or partly by central and partly by one or more state governments and include subsidiary of such a government company। एक सब्सिडरी भी इंक्लूड करता है उस तरीके के गवर्नमेंट कंपनी का। इफ शेयर्स आर इशूड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स देन पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर, नो प्रेफरेंस शेयर टेकन, यानी कि अगर शेयर्स ना इशू किए जा रहे डिफरेंशियल वोटिंग राइट से, आप देखो शेयर ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स भी भाई 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कि इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स और एक होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। देखो इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स में क्या होता है ना कि आपका एक इंसान एक शेयर का मतलब होगा 1 वोट, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में ना क्या होगा कि आपका 6000 10,000 शेयर है उसका वैल्यू एक रहेगा। वो हम लोग अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट हम लोग इसका डेफिनेशन और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 45 मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और held by central government by any state government or governments or partly by central and partly by one or more state governments and include subsidiary of such a government company. Government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government by any state government or governments or partly by central and partly by one or more state governments and include subsidiary of such government company. If shares are issued with differential voting rights, the paid up share capital shall be constructed as total voting power, no preference shares taken. Clarification देखो, paid up share capital equity plus preference share capital होगा, only direct holding by any government company is considered for government company का calculation करना रहेगा। तो government company का direct hold करोगे ना तब होगा, वो indirect holding company subsidiary company वाला यहाँ पे वो system नहीं होगा। ओके, अब हमारे आते हैं थर्ड वाले, इफ गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ देखो, इफ गवर्नमेंट कंपनी जो है होल्ड्स मोर देन वन हाफ से ज़्यादा, 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी, द अदर कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी एज द अदर कंपनी विल बिकम द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि अगर वो 50% दूसरी कंपनी का अगर आप होल्ड कर रहे हो वो गवर्नमेंट कंपनी, तो वो सब्सिडरी ना बन जाएगा, तो सब्सिडरी बन जाएगा ना, तो वो बन जाएगा अदर कंपनी विल बिकम सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। फॉरेन कंपनी देख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 42, इसमें हम लोग बस 2 चीज़ याद रखेंगे। 2 चीज़ क्या याद रखेंगे? पहला तो चीज़ याद रखेंगे, ऐसा कंपनी जो बाहर बना लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। सबसे पहले तो वो बाहर बना, आ गया इंडिया में काम करने। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन अदर मैनर, किसी अदर मैनर में। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। 2 चीज़ आपको समझना है कि एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। सेक्शन 8 कंपनी देख लो, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी डील्स विद द formation of companies which are formed to promote the charitable objects and intends to apply its profit on promoting its objectives and prohibiting the payment of any dividend to its member। देखो 3 चीज़ केयर करना। सेक्शन 8 कंपनीज में आप बताते हो, अपने फॉर्मेशन करते हो, कंपनी का फॉर्म क्यों करते हो, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ करते हो, तो CPD याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी में CPD क्या, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, P क्या, प्रोमोटिंग, क्या प्रमोट करोगे, ऑब्जेक्ट प्रमोट करोगे ना, D क्या, डिविडेंड नहीं दोगे। सबसे पहले बात, सेक्शन 8 कंपनी हमारे लिए चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, डिविडेंड हमें नहीं देना है। P हमारा
प्रमोट करता है ऑब्जेक्टिव, तो CPD, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर promote the charitable objects and intends to apply its profit in promoting its objects and prohibiting the payment of any dividend to its members. Power of central government to issue the license. Section 8 कंपनी जो है allows the central government to register person or association of persons as a company with limited liability without addition of words limited or privilege limited to its name. Private limited. I'm so sorry. Private limited to its name by issuing license on such conditions as it deem fit. यानी सेक्शन 8 कंपनी ना अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड्स। आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का अपने नाम के अंत में नहीं लगा सकते हो टू इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एंड इट्स डीम्स फिट। अच्छा देखो, यानी कि नहीं लगा सकते हो बिना लाइसेंस के, यानी कि आप लगा सकते हो, अगर लाइसेंस ले लोगे तो लगा लोगे, ठीक है। तो बेसिकली अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड बाय इट्स नेम इशू लाइसेंस टू सच कंडीशंस दैट इज डीम्ड फिट, यानी लाइसेंस गिवन बाय ROC। रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन विल रजिस्टर एंड कंपनी विल एंजॉय प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी, देखो सबसे पहली बात, लाइसेंस मिलता है सेक्शन 8 कंपनी को उसकी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए 3 काम, CPD क्या, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोट ऑब्जेक्टिव्स, D क्या, डिविडेंड नहीं देगा, ये उसका क्या है, फीचर्स है फॉर्म 2। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि वो ना रजिस्टर कर सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कि वो विदाउट लाइसेंस विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स, वो अगर लाइसेंस नहीं लेगा तो वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगा, तो विथ लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स, ये सब ठीक है। लेकिन रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशन विल रजिस्टर एंड कंपनी एंजॉयज प्रिविलेजेस लिमिटेड कंपनी, लेकिन रिवोक कर लेगा लाइसेंस, कब रिवोक करेगा? अगर वो ये सब काम करेगा, ये सब काम क्या करेगा वो, अगर ये CFV कर देगा, तो अगर वो CFV हो, सेक्शन 8 कंपनीज ना CFV कर देगा तो वो उसका लाइसेंस रिवोक कर लेगा, सेक्शन 8 कंपनी का चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव का वो कंपनी का उसका लाइसेंस रिवोक कर लेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी contravenes any of the requirements or conditions subject to which a license issued or where the affair of the company are conducted fraudulently or violative of the objects of the company or prejudicial to public interest, यानी कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज CFV करेगा तो उसका लाइसेंस रिवोक कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्ट्रावीन करेगा एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा, वायलेट करेगा अपने ऑब्जेक्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। रिवोकेशन में क्या होगा ना कि रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, देखो जब रिवोक हो जाएगा ना तो जो रजिस्ट्रार है ना वो उसके नाम के अंत में, वो सेक्शन 8 की कंपनीज के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा देगा। बिफोर रिवोकेशन से पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिटन नोटिस देगा ऑफ इट्स इंटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ऑडियो अल्टरम पार्टम देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ओपो देगा, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन इट्स पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करेगा, ऑर्डर टू अमालगमेट विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी, या तो भाई तुम एक काम करो एक दूसरे कंपनी के साथ अमालगमेट हो जाए सेम सेक्शन में सेम ऑब्जेक्टिव के साथ सिंगल कंपनी बनाओ, या तो अपना कंपनी बंद कर दो, वुंड अप कर दो, ठीक है। पेनल्टी और पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप कॉन्ट्रावीन करोगे तो रेवोकेशन के साथ साथ आपको मिलेगा पेनल्टी मिलेगा क्या, पेनल्टी देना पड़ेगा कंपनी को, नॉट लेस देन 10 लाख, अरे बाप रे 10 लाख, तो 10 लाख से कम नहीं होगा बट मैं एक्सटेंड टू 1 करोड़, अरे 1 करोड़ से ज़्यादा आपका चला जाएगा, 1 करोड़ तक जाएगा, ओके 10 लाख से 1 करोड़ तक। डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइन नॉट लेस देन 25,000, जो भी डायरेक्टर है जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में काम किए हैं किसके सेक्शन 8 कंपनी में, उनको 25,000 मिलेगा जो कि 25 लाख तक जा सकता है। इफ फ्रॉड लाइबल अंडर सेक्शन 447, अगर फ्रॉड है तो सेक्शन 447 में आएगा। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, सेक्शन 8 कंपनी कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग इन 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी ना अपना जनरल मीटिंग 14 दिन में बुला सकती है 21 दिन के बजाय। अ पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, हाँ पार्टनरशिप फर्म भी ना एक मेंबर हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी का। क्लैरिफिकेशन देख लो, पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एज मेंबरशिप डज नॉट रिक्वायर प्रॉफिट शेयरिंग एंड जस्ट बिकॉज द फर्म्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट डज नॉट मीन इट कैन नॉट ज्वाइन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेटवर्किंग और इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आप नेटवर्किंग और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी देख लो, सेक्शन 455 कहता है कि वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल
intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company जो है may make an application to registrar for obtaining the status of dormant company. इसमें क्या होता है ना, बेसिकली FHS होता है, FHS होता है, कैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम करते हो, होल्ड करते हो एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हो यानी कि SAT करते हो जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है आपका, तब यानी कि आपका कंपनी का जो है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोडक्ट, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आप बनाए गए हो या तो आप कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाए गए हो, और साथ ही साथ आपका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सैट नहीं हुआ है, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. अगर आप ऐसी FHS कंपनी हो तो आप जाओ और जा करके रजिस्ट्रार के पास बोलो कि मुझे एप्लीकेशन दो, एक स्टेटस दो डोरमेंट कंपनी का, क्योंकि मैं डोरमेंट कंपनी हूँ. तो देखो, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जो है आपने कोई भी सैट नहीं बनाया है और हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. देखो, 2 तरीके के डोरमेंट कंपनी मैंने बता दिया. टाइप 1 ऑफ डोरमेंट कंपनी ये हो गया जो कि FHS के लिए बनाया जाता है, और दूसरा जो है ना वो टाइप 2 हो गया जिसमें हमारा कोई भी 2 फाइनेंशियल ईयर में ना सैट नहीं हुआ, यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जो है वो 2 फाइनेंशियल ईयर से आपने नहीं बनाया. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो ये सब नहीं होते हैं, ये सब नहीं होते सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. तो क्या ये सब है? पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. सेक्शन 406 क्लॉज 1 में हमारा निधि कंपनी आता है. निधि कंपनी मीन्स कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. आप म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होना या निधि कंपनी होना, तो 406 सेक्शन 1 में ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट से डिक्लेयर करवाओगे कि आप निधि या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी हो. दीज आर क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स्ट इट्स मेंबर्स. उनके अपने मेंबर में ना थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग आता है, हैबिट आता है सेविंग का. अब आता है 72. देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 72 ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, PFI आता है. फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रिगार्डेड एज PFI. देखो, LIC ऑफ इंडिया यानी कि क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड अंडर द क्या है, एस्टैब्लिश अंडर द LIC कॉर्पोरेशन यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के अंदर जो आया वो, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आ गया. स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू द UTI जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आ गया वो. उसके बाद हमारा आ गया इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 1956. सो रिपील्ड इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI. नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट other than Companies Act 2013 or previous company laws, or not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by central or by any state government or governments, or partly by central or partly by one or more state government means government control. तो ये सब नोटिफाई नहीं होंगे अनलेस ये सब दोनों के द्वारा. अब देखो, PFI 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 72 स्पेसिफाइड तो हो गए हमारे LIC, UTI, IDFCL या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. नोटिफाइड और टू बी नोटिफाइड कंडीशन हमारे पास 2 है. पहला तो रजिस्टर्ड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली होल्ड्स एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है. अब सारी गवर्नमेंट कंपनी PFI नहीं होती. जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है ना वो जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज 72 नहीं होती. सिर्फ वही होती है जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में आती है. तो दिस वाज द थिंग. अब हमारे पास आता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किस तरीके से होता है. तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा होता है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में. प्रोमोटर स्टार्ट करते हैं. मीन्स अ पर्सन who has been named as such up in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to section 92, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether a shareholder, director or otherwise, or in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors is accustomed to act. In simple terms हम कह सकते हैं कि persons who form the company are known as promoters. It is they who conceive the idea and forming the company. They take all necessary steps for its registration. यानी कि promoters कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं promoters. 3 लोग नहीं, एक ही होता है बेसिकली, एक या तो समझ लो. जो
फॉर्म करते हैं कंपनी को, फॉर्म करते हैं कंपनी को तो हम बोलेंगे एफ। दोज हु कंसीव, कंसीव मतलब कि जन्म करना, जन्म करना, आइडिया का जन्म करना, तो वो कंसीव करते हैं, वो पैदा करते हैं आइडिया को, ठीक है, फॉर्मिंग द कंपनी। एंड दे टेक नेसेसरी स्टेप्स, वो नेसेसरी स्टेप्स भी लेते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो FCS। अगर आपने FCS किया तो आप हो प्रमोटर, बधाई। हाउएवर पर्सन्स एक्टिंग ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी कि CA, CS, CMA, एडवोकेट वगैरह ना रिगार्ड नहीं होते हैं प्रमोटर्स के द्वारा, वो नहीं होते प्रमोटर्स, ठीक है। टू फॉर्म अ कंपनी यू रिक्वायर, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सेक्शन 3 में आता है। सबसे पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मोर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए और मोर। इन केस ऑफ OPC आपको 1 पर्सन चाहिए फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू MOA कंप्लाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद है आपका सेक्शन 7 जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इसमें ऑब्टेन करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड डिन। डिन हमारा आता है, डिन हमारा आता है डिपॉजिटरी, आई थिंक सो इट इज़ समथिंग लाइक, आई थिंक द मीनिंग विल बी गिवन अबव, ठीक है। नंबर होता है एक तरीके का डिन। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर नॉन अप्रूवल, ओके, डिन। स्पाइस, स्पाइस होता है ना बेसिकली हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इनकॉर्पोरेशन जो है हमारा 32 फाइल में आएगा। AB अवेलेबिलिटी ऑफ नेम एंड प्रोपोज्ड कंपनी का भी आना चाहिए। इशुएंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट करोगे तो आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय ROC आएगा, MOA AOA आएगा, MOA AOA, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बोल दो ना, अब आप ऑब्टेन करोगे DSC और DIN, अप्लाई थ्रू स्पाइस प्लस पार्ट A और B आपको इनकॉर्पोरेशन 32 में आएगा। प्रोपोज्ड नेम या तो रिजर्वेशन अगर है तो MOA AOA, ROC का स्क्रूटिनी आएगा। COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई एम सो सॉरी दिस वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस वाज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय ROC। इसके साथ साथ ना आपका स्पाइस में तो स्पाइस प्लस में पार्ट A पार्ट B आता है। पार्ट A में नेम रिजर्व करना रहता है, पार्ट B में आपको इनकॉर्पोरेशन 32 फिल करना रहता है। पुरानी कंपनी रन यानी कि रिजर्व यूनिक नंबर, रिजर्व यूनिक नंबर आपको ना ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी अप्लाई करती है ROC में स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मेंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली में डॉक्यूमेंट्स विद डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड टू ROC इनकॉर्पोरेशन 32 स्पाइस में। ROC विल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ROC, आई होप कि ये क्लियर है, ओके ओके। ROC जो है विल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इट विल इशू व्हाट, एंड इट विल इशू क्या, इट विल इशू कहाँ गया, ROC विल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू COI कॉन्टैक्ट क्या आया था ये, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 11 अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये था सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर को अलॉट करेगा इफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड और एनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया है तो ट्रिब्यूनल हैज़ पावर, 2 तरीके का ट्रिब्यूनल होता है ना। अब देखो सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ 3, 7, 9, 10, 4 और 5 हमारा डॉक्ट्रीन्स है। सेक्शन 3 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी 7 और मोर पर्सन चाहिए, प्राइवेट कंपनी 2 या 200 चाहिए, OPC 1 पर्सन कंपनी 1 इंसान चाहिए फॉर अ लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू MOA। सेक्शन 7 है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बेसिक थिंग। देखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में ना प्रोसीजर है टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस जुरिस्डिक्शन। पहला, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय द ऑल द सब्सक्राइबर्स। तो हमने बोला एम बोला, हमने एम बोला, M या A, तो दिस वॉज एसेंशियल, ठीक है, हो गया, ओके। सबसे पहले तो आपको चाहिए द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, तो हमने बोला MA, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, एक्सेट्रा, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड दिस अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद, मतलब सब कुछ सही है, तो हमने बोला DMAD। Declaration from each of the subscribers to the memorandum and first directors that he is not convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company, or he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or breach of duty to any company during the last 5 years, and that all the documents filed with the registrar contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। उसके बाद आता है A, D हो गया D, उसके बाद आया A आया क्या, द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रीजनल ऑफिस इज एस्टैब्लिश। रीजनल ऑफिस तब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक उसका एड्रेस क्या है,
द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ के साथ प्रूफ, ठीक है। तो मैड डैप हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में ना, आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, आप बोलोगे मैड डैप। मैड डैप क्यों? क्योंकि आप एम से बोलोगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स, डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड बाय द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स। उसके बाद बोलोगे डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स का वो सब बता दोगे। डी हो गया। ए हो जाएगा आपका द एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद आप पी बोलोगे। पी क्या बोलोगे? द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोल दो, ठीक है। तो मैड डैप होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आती है। इनकॉर्पोरेशन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA बोल दो हैज़ मेड अ स्टेप वाइज प्रोसीजर थ्रू स्पाइस प्लस विच इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट इज डन थ्रू रिस्पेक्टिव ROC। रिस्पेक्टिव ROC के द्वारा ये होता है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप्स बहुत ईजी हैं। फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी फाइल एन एप्लीकेशन अंडर इनकॉर्पोरेशन 32 स्पाइस प्लस में आपको डालना है एक फाइल। It has two parts, part A for name proposal and reservation and part B for other important information. सेकेंड स्टेप है सबमिट ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू ROC एज फॉलोज। सबसे पहले तो दो मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके MO है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर इनकॉर्पोरेशन 32, 34 रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक मोड से साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। डिक्लेरेशन टू बी गिवन टू ROC, आप डिक्लेरेशन दे दो ROC से। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है ये हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। देखो इसी तरीके से होता है ये। देखो बाय पर्सन who are engaged in the process of formation of incorporation of the company like CS, cost accountant, advocate etc and person named in the articles that DIB, KMGR secretary। तो कौन करेगा इनकॉर्पोरेशन? सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेशन 8 हु व्हाट डिक्लेयर क्या करेगा, व्हाट क्या करेगा डिक्लेयर, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्ट रूल हैव बीन कंप्लाइड विद। सेकंड है हु कौन करेगा, बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या करेगा इनकॉर्पोरेशन 9 CGD करेगा, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ द company, not been found guilty related to TCA in the last 5 years। then 3 क्या है, all the documents and information given to ROC correct and complete and best to his knowledge and belief, CGD करेगा। C क्या है, address of the company which is proposed regional office of the जो है regional office of the correspondence verify करेगा किसमें INC 22 within 30 days after INC। particular करेगा, क्या particulars करेगा, of all particulars of all subscribers mentioning their name, address, nationality etc along with the POA क्या है, proof of identity is of DIR is equal to DIN। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, नेम और एड्रेस सब कुछ सही ठीक ठाक है। पर्टिकुलर्स क्या आएंगे, ऑफ ऑल इंटरेस्ट एनी इंटरेस्ट हेल्ड बाय द डायरेक्टर इन एनी अदर एंटिटी यानी कि DIR 2 करेंगे, 12 करेंगे अलॉन्ग विद देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स DIR 2 करेंगे। सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स स्टेटेड अबव CRC, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको CRC और ROC को देंगे। सेंट्रल रीजनल सेंटर गुरुग्राम में है एंड आफ्टर ROC इज सेटिस्फाइड विथ इट विल इशू क्या COI यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेगा। अंडर इनकॉर्पोरेशन 11 में ROC विल ऑल्सो अलॉट CIN देगा यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देगा या तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जो कि मेंटेनेंस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विथ ROC फॉर दिस पर्पस प्रोसेस शैल बिकम बाय presuming then fill the dissolution of the companies। उसके बाद आता है फिफ्थ हमारा furnishing any false और incorrect information और suppressing of any material fact। आप furnish करते हो किसी भी तरीके का false या incorrect information और suppress करते हो किसी भी तरीके का material fact at the time of incorporation यानी कि रोक देगा या तो बीच में या तो post incorporation यानी कि बाद में incorporation के बाद। ऊपर जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इफ़ एनी पर्सन डज सो देन ऑल द डायरेक्टर्स प्रमोटर्स एंड कम पीपल हु गेव डिक्लेरेशन वुड बी लाइबल अंडर फ्रॉड, पेनल्टी लगेगा 447 सेक्शन के तहत। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होता है, इफ़ अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन, इफ़ अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड इट्स इनकॉर्पोरेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देन ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर्स। क्या करेगा ट्रिब्यूनल, बिफोर गिविंग सच ऑर्डर्स विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी। सबसे पहले तो वो अपॉर्चुनिटी देगा, ऑडी अल्टरम पार्टन देगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो बोलेगा चेंजेस इन MOA एंड AOA, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू बी अनलिमिटेड, पास एन ऑर्डर टू वाउंड अप द कंपनी, पास एन ऑर्डर ऑफ द नेम रिमूवल ऑफ द कंपनी, पास एनी सच अदर ऑर्डर विच इट डीम मे फिट। अब देखो उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आती हैं विच इज़
व्हाट विच इज़ व्हाट। देखो यहाँ पर आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, MOA AOA शैल बी ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर्स, डिक्लेरेशन चाहिए साइंड बाय CA कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट CS इन प्रैक्टिस एंड डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी एज पर आर्टिकल्स, और B क्या चाहिए, बाय एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स दैट not been convicted for promotion and related activities, has not been found guilty of fraud in 5 years, all documents with ROC are correct and complete to his knowledge and belief, address for correspondence चाहिए till RO regional office is established, particulars of first director में POI यानी कि proof of identity चाहिए, full name चाहिए, surname चाहिए, family name चाहिए, residence चाहिए, address चाहिए, DIN क्या चाहिए, DIN क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है, देखो नेशनलिटी एक्सेट्रा, इंटरेस्ट हेल्ड बाय डायरेक्टर्स इन अदर फॉर्म्स and body corporates and consent DIR2 with DIR12 to act as directors, ये सब चाहिए होता है। ओके उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन करोगे, द पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इंडिविजुअल सब्सक्राइबर नॉट प्रोफेशनल एंगेज इन द कॉर्पोरेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं 5th में द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद, ये सारी चीज़ सेम है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोगे, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन दोगे, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन करोगे, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और सुपरसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन 447 पे पेनल्टी लगेगा। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, उसके बाद सेक्शन 447 से आपको लाइबल रहोगे फ्रॉड के लिए अंडर ट्रिब्यूनल, हमारे पास ट्रिब्यूनल रहेगा, ऑर्डर रहेगा ट्रिब्यूनल का, कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय अब ये सब FIRS के द्वारा, देन ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन वारंट्स क्या pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company including charges if any in its memorandum and articles in public interest or in the interest of the company and its members and creditors, or direct that liability of the members shall be unlimited, or direct removal of the name of the company from the register of the companies, or pass an order for the winding up of the company, or pass such order other orders as it may deem fit, provided that before making any order company shall be given reasonable opportunity of being heard। आपको ओप्पो मिलना चाहिए, opportunity of being heard मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल shall take into consideration the transactions entered into by company। स्पाइस क्या है हमारा, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। हमारा MCA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ द बिजनेस, इट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन थ्रू स्पाइस से आपका ईजी हो जाता है। सेक्शन 9 है आपका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। ओके उसके बाद सच अ रजिस्टर्ड कंपनी जो है शैल बी केपेबल ऑफ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन पावर टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू sue and be sued, there comes into existence a binding contract between the company and its members as evidenced by the memorandum and articles of association। company may purchase all shares of another company but दो बार बोल दिया मैंने और पढ़ भी दिया। ओके तो बट इट विल नॉट एंड द कॉर्पोरेट कैरेक्टर, यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरीज, कंपनी ना परचेज कर लेगी सारे कंपनी दूसरे के शेयर का, बट नो वो ना कॉर्पोरेट कैरेक्टर उसका एंड नहीं करेगा, होली ओन्ड जो है वो सब्सिडरी कहलाएगा ऑफ अनदर कंपनी, एंड ईच कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, जुरिस्टिक एंटिटी हो जाएगा। मेयर फैक्ट दैट द एंटायर शेयर कैपिटल has been contributed by central government and all its shares are held by the President of India does not make any difference in the position of the company and it does not make company an agent either of the President or central government। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर President of India सारा का सारा शेयर हेल्ड कर रहा है तो वो एक तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। बेसिकली मतलब वो जो है ना वो पूरी तरीके से उसका जो कंपोजिशन है ना उसका जो बेसिकली पोजीशन है ना कंपनी का वो डज नॉट मेक अ कंपनी एजेंट, उसका एजेंट नहीं बनाता है प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेक्शन 10 है हमारा इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड। इफेक्ट क्या होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के जब वो रजिस्टर हो जाते हैं। देखो सबसे पहले तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी एंड मेंबर्स एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड एन एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल प्रोविजंस ऑफ MOA and AOA, यानी कि मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर किए जाते हैं तो उसको कंपनी को बाइंड करना रहता है और मेंबर को कि अगर एज इफ वो मेंबर्स और कंपनी ना रिस्पेक्टिवली एक एक करके वो साइन किए अग्रीमेंट बिटवीन व्हाट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ MOA and AOA। ऑल मनीज पेएबल बाय एनी मेंबर टू कंपनी, जितने भी पैसे आप पेएबल कर रहे हो ना मेंबर किसी भी मेंबर को कंपनी के अंडर MOA AOA शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंपनी, यानी कि वो एक डेट होगा यानी कर्जा होगा। तो MOA and AOA शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड द कंपनी, यानी कंपनी
कंपनी इज बाउंड मेंबर्स, कंपनी इज बाउंड बाय मेंबर्स, बाउंड इन मेंबर्स, और मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, कंपनी इज बाउंड बाय मेंबर्स और मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी। 5 टाइप्स होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के। सबसे पहले तो इन रिलेशन टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द वर्ड्स कैपिटल मींस शेयर्स, कैपिटल दैट इज द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ रुपी डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। अब देखो सबसे पहली बात, 2 चीज मैं कहना चाहूंगी कि अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नॉमिनल, नॉमिनल जिसको हम लोग ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, नॉमिनल इशूड है ना, नॉमिनल होगा, इशूड होगा, नॉमिनल इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये वाला चीज बोलोगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में। बट अगर आपका टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगा ना, तब आपको बोलना पड़ेगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 तरीके का, विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, वो चीज हो गया। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पर्सन टू द कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक हमारा क्या हुआ, वही कंपनी का जो कॉमन स्टॉक हुआ, ऑफ द कंपनी फॉर्म द कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल इज हिज शेयर, जो भी प्रोपोर्शन है कैपिटल का जो ईच मेंबर इंटाइटल है वो उसका शेयर के बराबर होगा। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज रादर एन इंटरेस्ट मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी, यानी कि एक शेयर ना एक सम ऑफ मनी नहीं है, इट्स नॉट अ सम ऑफ मनी, लेकिन वो क्या है, अरे वो इंटरेस्ट है, मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल करने, तो हमारा आएगा NISCP, NISCP, NISCP हमारा आएगा नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, सेक्शन 2 क्लॉज 8। I से इशूड कैपिटल, S से सब्सक्राइब्ड कैपिटल, C से हमारा आएगा कॉल्ड अप, P से पेड अप, और पेड अप में देखो कॉल्ड अप माइनस पेड अप हमारा कॉल्स इन अरियर आएगा। अब सब्सक्राइब्ड का दो भागा होता है, एक कॉल्ड अप होता है और एक अनकॉल्ड अप होता है। एक अनकॉल्ड अप में ना आपका एक रिजर्व कैपिटल नाम का चीज आता है, कैपिटल रिजर्व नहीं मैंने बोला, रिजर्व कैपिटल आता है। रिजर्व कैपिटल में वो अमाउंट हम लोग बोलते हैं जो कि ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हम लोग बुलाएंगे, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 8 में जो भी हम लोग MOA में लिखाते हैं कैपिटल क्लॉज में, ठीक है, मींस सच कैपिटल एज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लाइफ टाइम में, जितना कंपनी वो मतलब जो है वो शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, बट इट इज़ लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस को करना पड़ेगा। इट इज़ द सम विद विच इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड विद बीइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑथराइज्ड टू रेज अपॉन सच स्टैम्प ड्यूटी इज पेड। इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड एस्टिमेट अमाउंट इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल विच कंपनी विल नीड इन इट्स लाइफ टाइम, बोल दो इन इट्स लाइफ टाइम, इन इट्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में वो सिर्फ उतना ही जो है वो कंपनी ना ऑथराइज करेगी कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसी से वो इशूड करती है। इशूड सेक्शन 2 क्लॉज 50 आता है, मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इन invests from time to time for subscription. It is the part of authorized capital offered by company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash. Schedule 3 makes it obligatory to disclose its issued capital in the balance sheet. आपको issued capital balance sheet में disclose करना पड़ेगा। Subscribed capital section 2 clause 86 हमारा बताता है means such part of capital which is subscribed by the members of a company. It is the nominal amount of shares taken up by the public where any notice or advertisement or business letter, bill head जो है बिल हेड, लेटर पेपर, अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इशूड शैल स्टेट इन द ऑथराइज्ड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इन कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर। डिफॉल्ट में जो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली देगा। ये था हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट और बिजनेस लेटर बिल हेड में 2 है देगा। ओके हमारा आता है कॉल्ड अप कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। सेक्शन 2 क्लॉज 15 में एनी सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन, सच पार्ट ऑफ व्हाट, सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम लोग बोलेंगे, सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट ऑन शेयर्स इशूड, इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स इशूड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल बेसिकली हमारा टोटल अमाउंट पेड ऑन और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स इशूड, यानी जो पे किया हमारे शेयर होल्डर्स ने, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर्स। ओके इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज। हमारा कैपिटल है द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन्स टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम लोग बोलेंगे कैपिटल मींस शेयर कैपिटल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज डिविडेंड इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। जैसे एग्जांपल लो 10,000 शेयर है, उसको मल्टीप्लाई करो 10 रुपीज ईच शेयर से, तो 10,000 का शेयर आपका 10 रुपया ईच है, तो आपका कैपिटल आ जाएगा कितना, 1 लाख का। शेयर क्या होता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनीज एसेट और कैपिटल एंड इंक्लूड स्टॉक। आप बोलो आपका शेयर है ना, आप उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग का बात नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं आप नहीं कर सकते हो। हाँ भले अगर आप अमाउंट बोलोगे ना, तो अमाउंट आप बोलोगे 10 रुपये का 10 शेयर, तो आप उसको एक एक करके ऐसे ऐसे डिवाइड कर दोगे, आपका 100 रुपया बन जाएगा। अब ये जो 100 रुपया है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 20 रुपये में, 30 रुपये में एंड सो ऑन, तो ये हो सकता है। इसका रीजंस क्या है, सबसे पहला तो शेयर रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इन द कंपनी, तो शेयर रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इन द कंपनी। उसके बाद हमारा दिया हुआ है शेयर इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ मनी
बट इट इज अ बंडल ऑफ वेरियस राइट्स बट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल हमारा वोटिंग राइट्स आता है, डिविडेंड एटसेट्रा। बोरलैंड वाला केस जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, बोरलैंड वाला। एवरी शेयर इन डिस्टिंक्टिव नंबर इन अ सीक्वेंस। शेयर्स जो है हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ओनिंग शेयर्स कम्स एट अ रिस्क। हमारा अगर हम शेयर्स को ओन करते हैं तो वो एक रिस्क के साथ आता है, एज वेल एज बट शेयर होल्डर आर नॉट पार्ट ओनर्स ऑफ कंपनी का एसेट। देखो शेयर होल्डर पार्ट ओनर नहीं होते हैं, पार्टनरशिप में भले होते हैं क्योंकि उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी में तो लिमिटेड होता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील Boss and Company, Steel Bars and Company Limited. A share is not a sum of money. It is rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the control. A share is a bundle of rights and obligations given shareholder a stake in the company. Its value is measured in money but encompasses much more rights included. ठीक है, जहाँ क्या क्या राइट्स होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होते हैं, डिविडेंड होते हैं, ओनरशिप राइट्स होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं या तो आपके टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पे, या तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, या तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और उसके साथ वो डिपेंड करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होने पर भी। तो कैपिटल का क्लासिफिकेशन जब पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे बोल दो एन, यानी कि नॉमिनल बोल दो, रजिस्टर्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो आ जाएगा NISCP। और आपको मैं अनकॉल्ड कैपिटल भी बता चुकी हूँ। अनकॉल्ड कैपिटल आपका आ जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल है पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि आपने नहीं बुलाया, आप बुलाओगे उसको बाद में, ठीक है, बाद में कभी बुला लेना। शेयर कैपिटल आपका 2 तरीके का होता है, ओके। अब हम लोग शेयर्स का बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपनीज एसेट एंड और कैपिटल एंड इंक्लूड्स स्टॉक, यानी कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपनी के एसेट का, और वो क्या करता है कैपिटल का, और वो स्टॉक को इंक्लूड करता है। हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी और फाइनेंशियल एसेट। हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ शेयर्स में कि शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक फुली पेड बंडल। इट रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज द अमाउंट पेड अप टू द टोटल capital payable to the company. Shares is an interest in the company. Share is not a sum of money but it is an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. The rights and obligations attaching to a share are those prescribed by MOA and AOA. हमारा बोरलैंड का केस था, ओके, जिसमें वोटिंग राइट्स, डिविडेंड वगैरह के बारे में है। सेक्शन 45 बोलता है कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सेक्शन 45 शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों? एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, यानी कि एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। This shall not apply to a share held by a person whose name is entered as a holder of a beneficial इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपॉजिटरी, यानी कि ये अप्लाई नहीं होगा टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन जिसका नेम एज अ होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट लिया गया है डिपॉजिटरी में। तो हमारे होते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है सेक्शन 43 में। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल बी ऑफ 2 काइंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल ना मीन्स ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल सारे शेयर कैपिटल होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते हैं, ओके। तो हमारे टाइप्स क्या होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के? 2 होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स और होता है इक्विटी शेयर कैपिटल विद व्हाट डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स और अदरवाइज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू। आपको 2 तरीके का प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा क्या में? सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा आपका आएगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ईदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट, या तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट विच में ईदर बी फ्री और ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, एंड बी है रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप whether or not there is a preferential right to the payment of the any fixed premium or premium on any fixed scale specified in the MOA of the company, यानी कि अगर है भी तो भी, नहीं है तो भी। जनरली तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना आपको वोटिंग राइट्स जो है जनरली नहीं मिलता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दे डू। स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमारे 3 हैं। सबसे पहला तो ऑन मैटर विच इज रिलेटेड टू देम, मैटर जो है वो उनका रिलेटेड है। नो मैटर ऑन मैटर ऑफ वाइंडिंग अप के मैटर पे नो डिविडेंड फॉर 2 ईयर, अगर आपको 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो आपको बोला जा सकता है। अब देखो हम लोग ये दोनों का अच्छी तरीके से बोलते हैं। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है।
एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। देखो डीवीआर का बेनिफिट क्या है, डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का बेनिफिट्स क्या है टू द कंपनी, कंपनी को क्या होगा, कंपनी इशूज शेयर्स इन केस ऑफ डीवीआर विथ लेस इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वोटिंग पावर्स, यानी कि लेस लिक्विडेशन ऑन वोटिंग पावर। यानी कि देखो आप ना क्या करते हो डीवीआर में कि आपका अगर 6000 शेयर है ना वो एक वोट के बराबर है, ठीक है, 6000 शेयर आपका एक वोट के बराबर है। मेंबर्स को इसका बेनिफिट होगा डीवीआर का कि डीवीआर होल्डर रिसीव्स हायर डिविडेंड एंड शेयर्स एट लोअर प्राइस। देखो सबसे पहली बात तो आपका जो वोटिंग राइट्स होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, उसमें आपका जनरल रूल ये रहता है कि 1 शेयर स्टैंड्स फॉर 1 वोट, ये जनरल रूल रहता है, ठीक है। लेकिन डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है ना, आपका या तो 10,000 होगा या तो 5,000 होगा, जो कि एक शेयर के बराबर होगा। यानी कि आपको कंपनी को क्या बेनिफिट होगा कि वो शेयर्स को इशू करेगा डीवीआर के केस में कि इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वोटिंग पावर का ना कम होगा, लेस लिक्विडेशन ऑन वोटिंग पावर। लेकिन मेंबर्स को क्या बेनिफिट होगा ना कि डीवीआर होल्डर्स नो वो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, पैसा कम लगेगा, ठीक है। ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली तो फ्रेम होता है, ऑल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम, आप इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हो कुछ भी घटा सकते हो अपनी मर्जी से। बट हम लोग पढ़ते हैं अभी सेक्शन 4, मेमोरेंडम इज इन फैक्ट इट्स चार्टर यानी कि रूल बुक, इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप ऑफ द powers of the company and it is very foundation on which the whole edifice यानी structure of the company is built। यानी कि मेमोरेंडम क्या है, एक चार्टर है, इनफैक्ट इट इज चार्टर रूल बुक, इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स वेरी फाउंडेशन ऑफ द विच होल एडिफाइस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। हम लोग क्लास 11 या 12 में हम लोग पढ़ते थे एमओए और एओए का डिफरेंस। हम लोग एमओए और एओए में बस यही चीज़ जान पाए हैं कि एमओए हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी बताता है, एओए हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी बताता है। हमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे जो काम है वो हम लोग एओए से बाहर जाके कर सकते हैं जब तक वो एमओए के अंदर आए, लेकिन हम लोग एमओए के बाहर जाकर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एमओए ओपन होता है टू व्हाट, टू पब्लिक एट लार्ज, लेकिन एओए हमारा ओपन रहता है टू द इंटरनल हमारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये हमने सीखा है क्लास 11 और 12 में। देखते हैं क्या कुछ वैसा ही सेम है या नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, रजिस्टरिंग अ एमओए, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ एमओए। देखो सबसे पहले तो साइंड बाय 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो एमओए में ना बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे ना तो 7 पर्सन का साइन चाहिए, 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी तो 2 पर्सन का साइन चाहिए, और ओपीसी तो 1 पर्सन का साइन चाहिए। डिफाइंस स्कोप्स, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। सेम ओके। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। कंपनी क्यों बनाया गया है, कंपनी क्यों बनाया गया है, आइडेंटिफाइज पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट कैन नॉट गो, यानी कि उसके अलावा उसके ऊपर का काम तो वो नहीं कर सकता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस काम कर दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इफ डज इट विल बी अल्ट्रा वायरस, लो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा। ओके तो ये इनेबल करता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी टू नो व्हाट इट्स पावर्स आर एंड व्हाट आर एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। तो बेसिकली एमओए हमारा इनेबल करता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और बाकी सब लोगों को कि डील विद द कंपनी कि नो व्हाट उस कंपनी के क्या पावर्स हैं और व्हाट एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी इंगेज कर सकता है। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 399। अब देखो मेमोरेंडम है ना, सेक्शन 399 के द्वारा बोला गया कि इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कंसिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ कंडीशंस कंटेन्ड देयरिन। यानी कि एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है दैट इज अवेलेबल टू द होल पब्लिक। आप बोल सकते हो, कंपनी के अंदर आओगे और आप कुछ बोलोगे ऐसा जो कि आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता हूँ कंपनी के बारे में, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है और तभी आप पता करके आए हो, बिकॉज ये है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब आपको पता होगा। इसमें हम लोग डॉक्ट्रीन पढ़ते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ एक आता है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है, एक डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है जिसके बारे में मैं ये बता रहा है टॉपिक, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच द मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क्स ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप किसी शेयर में आप शेयर होल्डर बन रहे हो तो आई होप, कंपनी बोल रहा है कि आई होप कि आपको पता है, आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह सब कुछ, मेमोरेंडम वगैरह, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आपको नहीं पता तो आपकी गलती है। आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि मेरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा कंपनी क्यों बनाया गया, तो वाई आर यू डूइंग दिस? This is the problem. As per section 4, memorandum shall be drawn. सेक्शन 4, ठीक है, मेमोरेंडम
shall be drawn up in such form as given in tables A B C D E F in schedule A B C D E, okay? 5 टेबल्स हैं शेड्यूल 1 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो सेक्शन 4 के तहत ना मेमोरेंडम ना शैल बी ड्रॉन अप इन सच फॉर्म, जो कि टेबल ए बी सी डी ई में है। अब देखो बहुत ही इजी है ये रिमेंबर करना, क्योंकि देखो टेबल ए है एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे हैविंग शेयर कैपिटल। देखो सबसे पहले तो एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टेबल ए, टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, company limited by guarantee and not having a share capital। table C company limited by guarantee and having a share capital, company limited by guarantee and having a share capital। और D है हमारा अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और है D E हमारा अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। देखो हमने ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी था ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पढ़ा था, आई गेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, यही हमने यहाँ पे देख लो, यही हमने जो है वहाँ पर बोल दिया। क्या बोला टेबल ए बी सी डी ई में, कि टेबल ए ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी ने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, सी बोला कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, डी बोला अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ई बोला अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी must be as close to model forms as possible, मॉडल फॉर्म्स के पास होने चाहिए। कंटेंट्स क्या होते हैं मेमोरेंडम के, हम लोग बोलेंगे नैरोलैक्स। नैरोलैक्स क्यों, नैरोलैक्स क्यों, नैरोलैक्स क्यों? देखो सबसे पहले तो नेम क्लॉज, नेम में आप नेम में प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे या तो लिमिटेड लगाओगे, क्या लगाओगे? देखो इधर देखो, नेम क्लॉज में आप बताओगे कि आप नेम में प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे या तो वो लगाओगे प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड लगाओगे। और ये जो चीज़ है ना नेम क्लॉज, ये सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका नेम और स्टेट क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, अरे आपकी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी यानी कि जो है आपका लिमिटेड है या तो अनलिमिटेड है, बाय गारंटी है, लिमिटेड है या तो अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, सब कुछ बताओ। एसेट्स एंड कॉस्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आप वाइंडिंग अप करोगे तो किस तरह का अमाउंट आप गारंटी करोगे। और मेंबर्स जो है इन 1 ईयर ऑफ जो है अगर क्लोज होगा तो। देखो कैपिटल क्लॉज में आप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डालोगे एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसमें बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, अरे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल में हमने पढ़ा था ना, ऐसा कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कैपिटल क्लॉज में बताते हैं वही होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हम लोग कैपिटल क्लॉज में डालेंगे। एसोसिएशन क्लॉज या तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोल दो। नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर हैज अग्रीड एटलीस्ट 1 शेयर, जितने भी शेयर एक सब्सक्राइबर अग्री किए हैं कम से कम एक शेयर चाहिए। सक्सेशन क्लॉज या नॉमिनेशन क्लॉज बोल दो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के केस में होता है। ओपीसी में हमने बोला था, अभी अभी मैंने पढ़ाया है और पीछे भी मैंने पढ़ाया था कि ओपीसी में आपको मिलता है कि आप मेंबर बन सकते हो एक ओपीसी का, दूसरे में आप नॉमिनी बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मेंबर दोनों में नॉमिनी बन सकते हो। आपको मिलता है 180 दिन की अवधि, उसमें आपको डिसाइड करना रहता है कि वेदर यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ दिस ओपीसी और दिस ओपीसी। आपने सेलेक्ट कर लिया इसका तो आप इसके मेंबर बनोगे, इसका डेथ हो गया तो इसका खत्म कहानी। ये है सक्सेशन क्लॉज या नॉमिनेशन क्लॉज, दोनों का नाम एक है। तो नैरोलैक्स, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज है ना, ये है हमारा एसोसिएशन क्लॉज, उसके बाद है हमारा कैपिटल क्लॉज, उसके बाद है सक्सेशन क्लॉज को बोल दो नॉमिनेशन क्लॉज। ओके, डेथ होगा या इनकैपेसिटी होगा ना ओपीसी के दूसरे मेंबर का, तो आपको डिसाइड करना था 180 दिन के अंदर। देखो सबसे पहले नेम क्लॉज, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नेम ऑफ द कंपनी ends with the last word limited, private limited company ends with the last words private limited, OPC the words ends with OPC one person company should be included below its name। गवर्नमेंट कंपनी ना क्या होता है, नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड, अगर गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड है तो लिमिटेड होता है। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी शैल इंक्लूड द वर्ड एज गिवन अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल सेक्शन 2014। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एंसिलियरी यानी कि क्या है ये, एडिशनल
क्या है एडिशनल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड और एनी अदर मैटर नेसेसरी इन फर्दर देयर ऑफ, आगे क्या चीज़ के लिए आप काम करना चाहोगे। इफ एनी कंपनी हैज चेंज्ड, अगर आपने चेंज किया इट्स एक्टिविटीज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, अपने नेम में नहीं बता रहे हो, इट शैल चेंज इट्स नेम, आप नेम बदलो इन लाइन विद एक्टिविटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, आपको 6 महीने का अवधि मिलेगा फ्रॉम चेंज ऑफ इट्स एक्टिविटीज, एक्टिविटी चेंज करने के 6 महीने का आपको अवधि मिलेगा। आप अपना ऑब्जेक्ट में लिखो कि मेरा जो चेंज हुआ है एक्टिविटी, मेरा अब ये एक्टिविटी, मेरा जो एक्टिविटी था ना, मेरा कंपनी का एक्टिविटी था ना कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, अब मैं जूता बनाने का काम कर रहा हूँ, ये आप बोलो 6 महीने के अंदर। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर whether limited or unlimited and also state in case of company limited by shares, limited in liability is limited to the amount unpaid and in case of company limited by guarantee, amount up to which each member undertakes to contribute to assets of the company in event of winding up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member with before winding up for the payment of debts and liabilities contracted before he ceases to be a member. 2 costs, charges and expenses of winding up and for acquisition adjustment contributions. Capital clause में ना amount of authorized capital divided into shares of fixed amounts or and the number of shares with the subscribers indicated opposite their names which shall not be less than 1 share, एक शेयर से कम नहीं होना चाहिए. This clause will not apply to company not having share capital, अगर आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो नहीं अप्लाई करेगा. Associate clause, subscription clause, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, एसोसिएट क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोल दो ना, इसमें हम लोग बोलते हैं दोना, क्या दोना, हम लोग बोलते हैं डिटेल्स दोना, ऑक्यूपेशन दोना, नेम दोना, एड्रेस दोना, सबका विटनेस का सिग्नेचर दोना, सब कुछ दोना. डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू फॉर्म कंपनी MOA शैल कंक्लूड विद दिस एसोसिएशन. Every subscriber to MOA shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken by him. Succession clause को बोला मैंने, nomination clause क्यों बोला, क्योंकि in case of OPC name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company. Other important point हमारे आते हैं MOA. Okay, memorandum shall be printed divided with paragraphs numbered consequently and signed by at least 7 person in case of public company, 2 in case of private company and 1 in case of OPC in the presence of at least 1 witness who will at least the signature attest the signature. टेस्ट यानी कि होता है सही करना कि हाँ ये जो मैंने बोला ये सही है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ठीक है. Company being a legal person can through its agent subscribe to memorandum. However, minor cannot be a signatory. Minor signatory नहीं हो सकता है as he is not competent to contract. आपने बोला section 11 of the Indian Contract Act 1872 के तहत person competent to contract are those person who have attained the majority of age according to the law to which he is subject and is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो minor नहीं कर सकता क्योंकि वो incompetent है ना. Guardian of minor who subscribes will be deemed to have subscribed in his personal capacity. Guardian कर दिया अगर किसी minor का subscribe कर दिया ना, subscribe करेगा अपने personal capacity के अंदर, ऐसा माना जाएगा. देखो MOA cannot contain anything contrary to the provisions of Companies Act. All other documents of company must comply with provisions of the memorandum. Articles of association क्या होता है? Section 5. Articles of a company are its rules and regulations framed to manage its integral affairs. Articles play a part subsidiary to MOA. इसका मैं बोल सकती हूँ doctrine of indoor management, isn't it? It provides the mode and form in which the business of a company is to be carried on. देखते हैं अगर सही है कि नहीं. The document containing the articles of association, the Magna Carta is a business document. Magna Carta, Magna Carta ये एक business document है. Hence it has to be constructed strictly. इसको strictly बनाओ. It regulates domestic management of a company and creates certain rights and obligations between the members and the company. Articles are bylaws. अरे bylaws होते हैं of a company according to which bylaws यानी जो हमें follow करना है. Bylaws यानी कि जो हमें follow करना है, which we have to follow the company according to which director and other officers are required to perform their functions are regarded to मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट. सेक्शन 5 में बोला कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल्स, हम बोलेंगे RMEMNFN. क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे कंटेन्स रेगुलेशन AOA. आर्टिकल्स शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स इंक्लूड करेगा. ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स. ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. उसके बाद करेगा कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट. इंट्रेंचमेंट यानी कि डिफिकल्ट टू ओवरराइड, यानी कि आइडियाज बिकम फिक्स्ड.
Articles may contain provisions for entrenchment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures which are more restrictive than special resolution are met or complied with. देखो सबसे पहला तो वो क्या करेगा, सबसे पहला तो कंटेन्स रेगुलेशन इंक्लूजन ऑफ मैटर्स कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट. इंट्रेंचमेंट यानी कि डिफिकल्ट टू ओवरराइड, ओवरराइड यानी कि उसको पार करने में डिफिकल्ट होता है. हमारा फोर्थ है मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड अग्रीड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. फिफ्थ है हमारा नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन वेदर मेड ऑन formation or by amendment the company shall give notice to the registrar in the manner prescribed. Forms of articles shall be specified in tables. हमारा FGHIJ in schedule 1. schedule 1 में ही हमने बोला ABCDE, अब हमारा tables आया FGHIJ. model articles है हमारा company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company. If do not exclude or modify the model applicable, it shall be applicable in same manner as if they were contained in the registered article. हमारा 8th आता है कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. ओके, इफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स, द रेगुलेशन एप्लीकेबल टू सच कंपनीज शैल अप्लाई इन सेम मैनर एज वर एप्लीकेबल इन ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. हमने बोला 8 कंटेंट्स होते हैं मॉडल ऑफ आर्टिकल्स में. RME MN FN, MN और N. ओके, RMEMNFN, ठीक है. कंटेन्स रेगुलेशन, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कंटेन्स प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट. ओके, हमारे पास है मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स. डिफरेंस क्या है MOA AOK तो ओराउ ORAU ओराउ. डेफिनेशन डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव देखो ORA और U देखो. ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी वेयर एज आर्टिकल्स लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव. ठीक है, आर्टिकल बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाया है वो कैसे हम अचीव करेंगे. रिलेशनशिप क्या है, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आर्टिकल्स डिफाइंस द कंपनी डिफाइंस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. ऑल्टरेशन क्या है, मेमोरेंडम कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट. इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड. आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, सिंपली आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो है ऑल्टर हो जाएगा. लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए रीजनल डायरेक्टर का या फिर ट्रिब्यूनल का. ओके, हमारा अल्ट्रा वायरस काम आता है. वंस एन अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑलवेज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट. अगर भी एक बार अल्ट्रा वायरस हो गया काम, दोबारा हमेशा अल्ट्रा वायरस काम रहेगा. देखो अल्ट्रा वायरस है एक्ट्स डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम. अरे आप मेमोरेंडम से ऊपर जाके काम कर गए तो आर अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड. दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स. अगर आप सारे के सारे शेयर होल्डर का कंसेंट भी ले लोगे ना तो भी वो रेटिफाई नहीं किया जा सकता है. द एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही अब होगा. एग्जाम्पल देखो, क्लासेस विल नॉट हैपन आफ्टर 7. ये है हमारा AOA आर्टिकल्स में. बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि क्लासेस ही आपको करना है, तो ऑल्टर आप कर सकते हो, नहीं करना है. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, वॉइड अब इनिशियो होता है. जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी माइनर से, किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन से, तो वर्ड अब इनिशियो उस तरह से ये भी हमारा वर्ड अब इनिशियो होता है अल्ट्रा वायरस वाला. क्यों, मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. सेक्शन 399 इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद कंपनी इट इज डीम्ड टू नो द पावर्स ऑफ द कंपनी टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज अल्ट्रा वायरस. द कंपनी you cannot enforce it. The impact of ultra virus is that a company can neither be sued nor can it sue on it. Ultra virus acts being void cannot be ratified by the shareholders or company. पूरे unanimous consent में मिल जाए ना सारे shareholders का, तब भी नहीं ये ratify किया जा सकता है. Company cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by memorandum. If does so, it would be ultra virus the company and void. 399 जो है वो
सेक्शन 399 के तहत आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स आपने पढ़ा हुआ, ये अज्यूम हम कर रहे हैं। केस लॉ है हमारा एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। देखो फैक्ट है हमारा कि एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ना वाज फॉर्म टू मैन्युफैक्चर एंड सेल रेलवे कैरेजेस एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ट्रेड इन कोल मेटल्स एक्सेट्रा। तो द कंपनीज डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड विथ रिची टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम विच वॉज लेटर अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो क्या हुआ ना, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची में क्या हुआ ना कि एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ना वो फॉर्म किया गया था सिर्फ और सिर्फ रेलवे कैरेज को सेल करने के लिए, और वो मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा एक्ट करने के लिए एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रेड इन कोल एंड माइंस। तो ये समझ लो ना कि ये सब चीज़ ना उसके एमओए में लिखा हुआ था। एमओए में एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड के एमओए में ये सब चीज़ लिखा हुआ था कि वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चर और सेल करेगा रेलवे कैरेज को, वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम करेगा, वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा, ट्रेड करेगा कोल माइन मेटल्स में। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड विथ रिची टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन इन बेल्जियम। वो क्या काम दे दिया उसको, काम वो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना, कंपनी का डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो फाइनेंस करेगा कंस्ट्रक्शन को। लेकिन ये चीज़ तो उसके एमओए में लिखा हुआ नहीं है, तो हमें भी दिख रहा है विच वॉज लेटर अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इसको अप्रूव भी कर दिया था स्पेशल रेजोल्यूशन से। इतना ये इसको पता चल गया था कि हाँ मेरा जो काम है वो अल्ट्रा वायरस हो सकता है, इसलिए मैं इसे स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव कर दूंगा। हाउएवर द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द कंपनी का पावर, यानी कि इतना होने के बाद भी कंपनी का जो पावर था वो बियॉन्ड था, अल्ट्रा वायरस था, बिकॉज इट वॉज अनरिलेटेड टू इट्स मेन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इट सेड दैट द टर्म्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, लेकिन ऐसा तो नहीं, एंड से जुड़ा हुआ एंड इट हैड टू बी रेड इन कनेक्शन विद द कंपनी का मेन बिजनेस। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियर के साथ ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है, आई कैन सी इट एंड द कोर्ट कैन ऑल्सो सी इट। लेकिन बात यह है कि आपने फाइनेंस किया कंस्ट्रक्शन विच इज नॉट कमिंग अंडर दिस मेथड, विच इज नॉट कमिंग अंडर इट, तो ये वर्ड हो गया, अल्ट्रा वायरस काम हो गया। Even shareholder approval couldn't validate it. Ultra virus contract can never be made binding on the company. It cannot become ultra virus. हम लोग क्या बोलेंगे लास्ट में, once an ultra virus contract, always an ultra virus contract. फिर से हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, once an ultra virus contract, always an ultra virus contract. तो हम लोग इसको sum up करने के लिए बोल सकते हैं, the whole position regarding the doctrine of ultra virus can be summed up as when an act is performed which through it legal in itself is not authorized by object clause of the memorandum, it is said to be अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड हैज नल एंड वॉइड। आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। तो एक कंपनी, एक एक्ट which is performed through legal in itself is not authorized by object clause of the memorandum, it is said to be ultra virus the company and hence null and void. Where an act which is ultra virus the company cannot be ratified even by the unanimous consent of the whole shareholders, ठीक है। An act which is in ultra virus the directors but intra virus the company can be ratified by the members of the company through a resolution, ordinary resolution ले सकते हो, passed at a general meeting. If an act is ultra virus the articles it can be ratified by altering the articles by a special resolution, पास कर दो ना at a general meeting। हमने यहाँ पे बोला कि ये जो एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड था ना, वो काम कर रहा था आउटसाइड उसका एमओए से ऊपर का काम कर रहा था, और वो क्या पागल जैसा काम किया, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया विच इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन एओए में ही रिक्वायर होता है। उसको इतना दिमाग होना चाहिए ना, वो जो काम किया वो एओए से रिलेटेड है कि एमओए से। अब देखो हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि भाई साहब आप एमओए जो है हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 399 में हम लोग 10 बार पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं पता और आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप पर शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये है क्यों, क्योंकि एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट, मेक अ रिकॉर्ड, कैन गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट केप्ट विद रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। सेक्शन 399 में बोला एमओए में, एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। अच्छा, एमओए और एओए ना जब रजिस्टर किया जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, हेंस अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंफर्मिंग विद देयर प्रोविजन, ठीक है।
ये होना चाहिए. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he have knowledge of the contracts and also understood them in true perspective all the documents. Thus kind of presumed or implied notice, it is called constructive notice. इसी को हम लोग बोले constructive notice. अच्छा यहाँ पे देखो कि thus if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company or outside the authority of directors, he cannot acquire any right under the contract against the company. Example करो कि if you have supplied goods or performed service on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, अगर वो expend नहीं किया गया, खर्चा नहीं किया गया, the tender may stop the company from parting with it by means of an injunction. Injunction हमने contract act में भी पढ़ा है. This is because the company does not become the owner of the money. Company owner नहीं बना money का, which is ultra virus. वो ultra virus the company हो गया. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. Okay, if the ultra virus loan has been utilized, अगर वो utilize कर दिया गया मीटिंग में, खर्चा कर दिया गया, तो lawful debt of the company, then the lender steps into shoes of the debtor. तो वो जो lender है ना, वो debtor के shoes में step कर देता है. ओके, पेड ऑफ. देखो वो जो लेंडर है ना, वो बेसिकली क्रेडिटर के शूज में स्टेप कर देता है, बट मॉड्यूल में डेटर लिखा हुआ है, तो दिस इज अ मिस्टेक. सो यू विल राइट इट लाइक दैट ओनली. पेड ऑफ एंड कंसिक्वेंटली ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू द दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी. तो ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट ऑफ द फ्रॉम द कंपनी. उस एक्सटेंट से वो कंपनी से वो ले लेगा. देखो यहाँ पे केस लॉ दिया गया है, कोटला वेंकटेश्वरया वर्सेस रामामूर्ति 1934, जिसमें सिग्नेचर नहीं था मेजर डायरेक्टर बट रिटन था एमओए में. देखो पता नहीं क्या है, बट यू विल सी इट इन द बुक जो हम लोग पढ़ेंगे. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या तो टर्कॉन्ड रूल बोलो, टर्कॉन्ड रूल बोलो, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलो. ये हमारा आता है इन फेवर ऑफ आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स भी तो बोल लेना चाहिए कि अरे ये जो चीज़ है आपका कंपनी का चीज़ है, हमें नहीं पता. तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, उसका ये एक्सेप्शन है. It does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. अब कंपनी में कोई लोग फ्रॉड कर रहा है, एक आदमी बस फ्रॉड कर रहा है, वो किसी को नहीं बताया है. अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आउटसाइडर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसका पैसा डूब जाएगा, तो उसको आप बोलोगे अरे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपने नहीं पढ़ा, सब तो एमओए सब कुछ था. अरे लेकिन उसमें थोड़ी लिखा हुआ था कि आपका एक एम्प्लॉय जो है फ्रॉडी है. नहीं ना लिखा हुआ था. यही था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. If an act is authorized by the articles of memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. केस लॉ देखो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड, इसीलिए टर्कॉन्ड रूल नाम पड़ा. द कैमरन स्कूल ब्रुक कंपनी गेव अ बॉन्ड ऑफ £2000 टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक साइंड बाय इट्स डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी. ठीक है. द कंपनी लेटर क्लेम्ड दैट बोरोइंग वॉज अनऑथोराइज्ड एज पर इट्स इंटरनल रूल्स. वो पहले तो बोरो कर लिया, उसके बाद बोलता है कि बोरोइंग वॉज अनऑथोराइज्ड एज पर इट्स इंटरनल रूल्स रिक्वायरिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू अ रेजोल्यूशन मांगा. ऑल्दो अ रेजोल्यूशन एग्जिस्टेड, एक रेजोल्यूशन एग्जिस्ट करता था. इट डिडंट स्पेसिफाई द अमाउंट. द कोर्ट हेल्ड दैट द बॉन्ड वैलिड था, stating that the outsiders like the bank were entitled to assume internal company procedures were properly followed and need not verify internal resolution. आपको verify करने का जरूरत नहीं था. conclusion क्या निकला कि bond was valid, Royal British Bank could enforce it as articles were registered, so there was constructive notice, but bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed because these were not registerable. The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal workings. This is इंडोर मैनेजमेंट रूल. कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनी का प्रॉब्लम, और यही है टर्कॉन्ड का रूल. ठीक है. उसके बाद आता है एक्सेप्शन आता है इसी का, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या तो टर्कॉन्ड रूल का ना हमारा एक्सेप्शन आता है ASF. तो एक्सेप्शंस क्या है? अब देखो, आप हर समय बोलोगे कि आपके अंदर का कंपनी का बात था, मुझे नहीं पता चल रहा है. आपको दिख रहा है कि वो जो आदमी है ना, वो कंपनी से निकाला जा चुका है फ्रॉड के चक्कर में. आप उसी इंसान से आप कर रहे हो, है ना, आप कर रहे हो, तो आप हो लायबल. हम लोग बोलेंगे ASF के केस में इसका एक्सेप्शन है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी. 3 एक्सेप्शंस है, एक एक करके पढ़ते हैं. देखो सबसे पहला तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी. देखो ASF है ये.
देखो इसमें सेकंड देखो सबसे पहले तो एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ इरेगुलरिटी। उसको पता है कि एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, उसको इरेगुलरिटी का पता है। केस लॉ देखो, होवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फैक्ट है कि वेयर द डायरेक्टर्स could not defend the issue of debentures to themselves because they should not have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they need not obtain। ठीक है, ये था। दूसरा केस लॉ है मॉरिस वर्सेस खानसीन का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बुक में। देखो हमारा है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में द डॉक्ट्रीन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। आप अगर नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो, आपको दिमाग अगर रहता एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अगर आप दिमाग लगाते तो आपको पता चल सकता था, आपको सस्पिशन लग रहा है ना, आपको पता चल रहा है कि ये जो है डिवेंचर, ये जो मुझे बॉन्ड दे रहा है, मुझे सिर्फ 1 रुपये में दे रहा है और प्रॉमिस कर रहा है मुझे कि मुझे 2 लाख देगा, तो ये गलत है ना, ये गलत, आपको सस्पिशन हो रहा है, तो नेग्लिजेंटली काम करोगे तो आपका नहीं कुछ सुना जाएगा। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी। आप इंक्वायरी आप पूछो उससे कि क्या ये सही है, ये क्या सही है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। केस लॉ है आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। अरे डिनशॉ मैनेक्जी पटिट ये नहीं, वो अलग है। डिनशॉ मैनेक्जी पटिट वैसे कहाँ का था? डिनशॉ मैनेक्जी पटिट था टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स CRLSF के केस में। सबसे पहले ये देखो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में फैक्ट है प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफरी ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, द ट्रांसफरी वॉज हेल्ड वॉइड। ट्रांसफर जो है वो वॉइड हुआ, क्यों? प्लेंटिफ एक्सेप्ट किया एक ट्रांसफरी ऑफ अ कंपनी का प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, ठीक है, द ट्रांसफर was held void. The plaintiff could not have supposed in absence of a power of attorney that the accountant had authority to effect transfer of company का property। अरे अकाउंटेंट है, उसका कंपनी का प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आपको सस्पिशन नहीं हुआ, कंपनी का अकाउंटेंट उसका प्रॉपर्टी कब से बेचने लगा? इतना ज़्यादा मॉडर्न ज़माना कहाँ से आ गया कि अकाउंटेंट किसी कंपनी का प्रॉपर्टी बेच रहा है? हद नहीं हो गया और आपको सस्पिशन नहीं हुआ, आप पूछना नहीं समझा, आप इंक्वायरी नहीं करना, आपकी गलती, आप जाओ। तो ये था सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। Forgery. The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery as it's nullify. वो nullify कर देता है क्या forgery में? The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery as it is nullity. Case law है Rubin versus Great Fingal Consolidated. Rubin वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। फैक्ट है हमारा प्लेंटिफ वॉज ट्रांसफरी ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सील ऑफ डिफेंडेंट्स कंपनी। द कंपनीज सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स्ड द सील एंड फॉर्ज्ड द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स इशूड द सर्टिफिकेट। उसने इशू किया सर्टिफिकेट। प्लेंटिफ contended that whether the signature were genuine or forged was a part of the internal management। अरे ये जो सिग्नेचर आपने जो किया है ये ओरिजिनल है या फेक है, मुझे कैसे पता? ये तो इंटरनल मैनेजमेंट ना आ गया। अरे आपने नहीं पढ़ा, मैंने बताया था। अरे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपने नहीं पढ़ा, आपका काम है ये नहीं। एंड देयरफॉर द कंपनी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नहीं, जेन्युइननेस तो आपको पता चलना पड़ेगा। ये तो फॉर्जरी हो गया। कंक्लूजन क्या निकला कि रूल हैज़ नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच अ कंप्लीट फॉर्जरी। देखो हमने 13 केस स्टडी पढ़ी हैं टोटल। कैसे? सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने पढ़ा मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी में हमने बोला सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, यहाँ से जो 5 केस है 1 2 3 4 5, ये वाला जो केस है ना CRLSF, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन सब्सिडरीज और फॉर्म्ड अंडर फ्रॉड। ठीक है, तो CRLSF हो गया ये। देखो डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपनी डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, डिनशॉ मैनेक्जी पटिट। ओके, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 1942। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने।
गारंटी कंपनी, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमने पढ़ा, एशबरी रेलवे कारज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट पढ़ा हमने, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड रूल बोला, और टर्कॉन्ड रूल इसी को बोला वर्सेस टर्कॉन्ड हो गया, इसलिए रॉयल ब्रिटिश बैंक को, इसलिए हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट को टर्कॉन्ड रूल बोल दिया। हमारा 3 इसका एक्सेप्शन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट का 3 एक्सेप्शन आता है। ASF क्या है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी बोला आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशो एंड कंपनी, फॉर्जरी बोला हमने रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। दिस वाज द होल कंपनीज एक्ट है हमारा, और बुक इज स्टिल लेफ्ट जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू।